तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे निकालना है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो हम लोग एक्सियल में निकाल चुके हैं, इक्वाटोरियल में भी निकाल चुके हैं। तो एक्सियल वाला ऐसा होता था माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसी के एलों कोई एक्सिस खींचते थे हम लोग, इसको हम लोग बोलते थे एक्सियल। ठीक, एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। कोई बताएगा? चलो बोलो राजा। एक्सियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r3 r square 2p by r। इतना जल्दी भूल गया? आर स्क्वायर आता था सोर्स चार्ज के लिए, डाइपोल के कारण आर क्यू, और नीचे लिखवाए भी थे कंक्लूजन, याद है? तो ये होता था 2p बटा आर क्यू। अब जब हम लोग इक्वाटोरियल में बात करते थे तो इक्वाटोरियल इसके परपेंडिकुलर होता था ना, इस तरीके से इस पॉइंट को इक्वाटोरियल पॉइंट बोलते थे। यहाँ पे भी हम लोग निकाल चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताना कितना आया था? P बाय दोनों में फर्क है। ये अभी हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी डायरेक्शन तो आपको लिखवाए थे कौन वाला किधर लगता था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1/4 का एप्सिलॉन नॉट 2p आता था, 2p। यहाँ पे p कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, एक्सियल में कि इक्वाटोरियल? एक्सियल में ज्यादा लग रहा है, एक्सियल में ज्यादा है ना, इक्वाटोरियल के तुलना में। और कितना ज्यादा? 2 गुना। लेट से कि मान के चलो यहाँ पे ना ये 20 न्यूटन पर कूलम होगा इंटेंसिटी, मान लो ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डबल ना, डबल हो जाएगा, 20 इंटू 2 यानी कि 40 न्यूटन पर। ठीक, तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये जो दोनों फॉर्मूला है दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इधर देखो पहले आप लोग बताना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होता है। तो देखो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, माइनस चार्ज की ओर जाता है, यानी प्लस से निकल के माइनस की ओर आ जाता है, यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरीके से ना, इस डायरेक्शन में। ये आया था P। अब आप लोगों को ना चार्ज नहीं देखना, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू नहीं देखना है, सिर्फ आप देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो E एक्सियल देखो, क्योंकि इस फॉर्मूला में ना कहीं चार्ज आया ही नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए सिर्फ आपको देखना है आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, और इसी से ऑब्जर्व करना है। तो देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू P था, तो हम लोगों को एक्सियल में वैल्यू मिला है 1/4 पाई 2 बटा आर क्यूब। इसको हम इधर साइड में लिख ले रहे हैं, हाँ, इसका यूज करेंगे। एक्सियल में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना था? P था, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, हाँ, डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना था? P था। तब जाकर के एक्सियल में हम लोगों को जो वैल्यू मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर। ठीक, चलो अगर हम लोग बात करते इक्वाटोरियल में, इक्वाटोरियल में E क्यों लिखे थे? इक्वाटोरियल में कितना आ जाता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर। ठीक है, अगर मान लो इस p का वैल्यू हम बदल दें, इस p का वैल्यू बदल दें, p के जगह पे 20 रख दो, 40 रख दो, 60 रख दो, तो सीधा यहाँ पे बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो p के टर्म में करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है। अगर मान लो हम बोलते हैं आपको कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ना मान लो p sin थीटा है, p का वैल्यू कितना है? p sin थीटा। तो जहां जहां पे p दिख रहा था उसके जगह पे हम पुट कर देते p sin थीटा। अगर हम बोलते हैं कि नहीं इस p का वैल्यू ना है मान लो p cos थीटा,
तो जहां जहां पे हमें ये P दिख रहा है उसके जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं P cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक, अब देखना हम इस सारे चीज को मिटा रहे हैं। अब हम लोग चार्ज की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो है P। ठीक, इसका आप लोग जानते हो डायरेक्शन -4 से ऐसे होगा ना, -4 से +4। इलेक्ट्रिक फील्ड का +4 से -4, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -4 से। तो इधर देखना, इधर मैं छोटा सा बना ले रहा हूं ताकि जहां से आपको डायरेक्शन समझने में आसानी हो जाए। ये -q से +q है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम डायरेक्शन पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो आप बता देते हैं ऐसे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और इसका उल्टे डायरेक्शन में, इसका उल्टा डायरेक्शन इधर हो जाएगा ना। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब चेक करना, मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक चार्ज इधर होगा -q, ये चार्ज होगा +q। तो ये -q और +q के कारण, चलो दिखा ही देते हैं, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज। अब एक्सियल का मतलब क्या होता था? एक्सियल का मतलब x एक्सिस में कहीं पे भी, इक्वाटोरियल का मतलब होता था y एक्सिस में कहीं पे भी, और एट एनी पॉइंट बोला। एट एनी पॉइंट का मतलब हमें नहीं पता, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से कहीं पे भी किसी जगह पे भी हो सकता है, हमें इसकी कोई जानकारी अभी नहीं। यानी कि ये x एक्सिस में भी पॉसिबिलिटी है, y एक्सिस में भी पॉसिबिलिटी है, या तो ये दोनों के बीच में भी किसी जगह पे इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी कोई भी एक जनरल पॉइंट में कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक, चलो तो अभी बताओ यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो P होगा और P का डायरेक्शन -q से +q। तो क्या आप लोग पक्के से ऐसे बोलेंगे कि सर यहाँ पे ना लेट से मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का P, ठीक है। अब जो पॉइंट में हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, कोई वो एक जनरल सा पॉइंट है ना, तो वो x एक्सिस में है और ना ही y एक्सिस। तो लेट से कि ऐसा करता हुआ एक पॉइंट है ये वाला, ये रहा कोई पॉइंट P, और इसी पॉइंट P में हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहीं भी आप सेंटर मान सकते हो। अगर सेंटर नहीं मानना है तो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, किसी पॉइंट से इसको अगर हम खींचते हैं, ऐसा मान लो चलो कि वो मिडिल पॉइंट ही है, जैसे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये मिडिल पॉइंट रहता था, इसी तरीके से इसका लेट से इस चार्ज को थोड़ा सा इधर पीछे कर देते हैं, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा डिमांड्स क्यों है ना। मान लेते हैं अब ये वाला इसका मिडिल पॉइंट रहा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिडिल पॉइंट। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से इसकी जो दूरी है ये वाला r डिस्टेंस, याद है हम लोग जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेते हैं, उसके सेंटर से कितनी दूरी पर हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं r डिस्टेंस। अच्छा, एक बात सोचो ठीक से, ये जो पॉइंट P है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ कुछ एंगल में झुका हुआ है, समझ पा रहे हो? ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का ये जो पोजीशन वेक्टर आया, ये वाला वेक्टर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ कुछ एंगल में झुका हुआ है। या तो आप इसको दूसरे तरीके से समझो, ये एक लाइन है, इस लाइन के साथ ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये कुछ एंगल पर झुका हुआ है, एंगल दे देते हैं, दिख रहा है ये वाली एंगल, लेट से ये वाला एंगल थीटा, दिक्कत हुआ? अगर थीटा है तो देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा एंगल से झुका हुआ है, तो इसको दो भागों में टूटना पड़ेगा। ठीक, कैसे टूटना पड़ेगा वो इसको आप कभी भूल नहीं सकते। ये फोर्स है F,
एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल में झुका हुआ है, ठीक है। ये दो भाग में टूटता था, जिधर थीटा उधर कोस थीटा, तो थीटा इधर है ना, तो इस डायरेक्शन में टूट जाएगा एफ कोस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा, इधर टूट जाएगा एफ साइन थीटा। बोलो दिक्कत हुआ नहीं? तो यहाँ पे ना हम लोग इस कैलकुलेशन से हैबिचुएटेड हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल देखना, एंगल, ठीक है, एंगल हम लोग का इधर बन रहा है, इसके बिल्कुल उल्टा था। ये एक्स एक्सिस इसके साथ कुछ एंगल में झुका हुआ था, अब हम लोग का ये है एक्स एक्सिस, इसके साथ ये कुछ एंगल में झुका हुआ, तो इसको दो भाग में टूटना पड़ेगा, एक कोस थीटा और एक, तो जिधर थीटा है उधर कोस थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि थीटा ऊपर की ओर है, यानी इसका एक भाग टूटेगा यही लाइन में, ठीक है, और ये लाइन में टूटेगा, उसका जो वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू, ठीक है, चेक करना, इसका जो वैल्यू आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा वेक्टर p cos थीटा। बोलो दिक्कत हुआ नहीं? और दूसरा वाला जो रहेगा वो इसके साथ 90 डिग्री में रहेगा, तो इसके साथ 90 डिग्री खींचो तो आपको दिखाई देगा ये वाला। समझ पा रहे हो? ये 90 डिग्री में आया, ये दो भाग में टूटा, देखो जिसको तोड़ते हैं वो बीच में आएगा, बाकी उसके आजू बाजू टूटेगा। देखो ये टूटा था ना, एक यहाँ से लेफ्ट साइड, एक यहाँ से राइट साइड। अब इसी तरीके से इसको भी समझो, यहाँ से एक लेफ्ट साइड, यहाँ से एक राइट साइड, तो ये p cos थीटा, देखो इधर तो थीटा नहीं दिया हुआ था, तो ये कौन सा वैल्यू आ जाता है? ये आ जाता आपका p sin थीटा, वेक्टर में आ जाता। दिक्कत हुआ? कितना दूर तक समझ में आया है? आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी समझ में आया है? कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। ये वाला जो वैल्यू है वो आप लोगों को r दिख रहा है, ठीक? अब देखो हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो वेक्टर दिख रहा है ये p sin थीटा, इसका हम अपोजिट वेक्टर खींचे। अपोजिट वेक्टर जितना जितना इधर दिख रहा है इसका उल्टा उस डायरेक्शन में मिलता है, इस डायरेक्शन में। यहां से अगर आप लोग खींचते हैं इस तरीके से, ठीक, ऐसे ही दिखाई देता। आप लोग स्केल से सीधा सीधा खींच लें, मान लो जितना खींचेंगे उतना टेढ़ा होगा। आप लोग स्केल में सीधा से बैठाना और सीधा खींच देना, और ऊपर से नीचे, हाँ मान लेते हैं, चलो मान लो यही बात है, ठीक। इसका नाम दे देते हैं p sin थीटा, p sin थीटा, लेकिन उल्टा है, उल्टा है। इधर वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो इसका उल्टा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव p sin थीटा। लेकिन जब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? केवल डायरेक्शन ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इधर था अब इधर आ गया, ठीक है। अब आप लोग ना इस पॉइंट P को पकड़ो, इस पॉइंट P को पकड़ो और देखना, आप लोग इसको चेक करो तो अब हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो P नहीं है, P cos थीटा, ठीक। और अगर इसमें चेक करेंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा, ठीक। पहले सिर्फ P हुआ करता था, अब P sin थीटा और एक है P cos थीटा। अब थोड़ा सा एक्सियल और इक्वाटोरियल आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ, यहाँ दिखना। हाँ, आप लोग ये चीज सीखे थे कि अगर यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये होता था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P था, अगर हम इसी के सीधा चलते जाते थे तो इसको बोलते थे एक्सियल। याद करो, याद है? तो देखो
हम लोग को देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिख रहा है एक ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। अगर हम यही लाइन में किसी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका नाम क्या रहेगा? तो देखो ये P cos थीटा है। अगर हम यही लाइन में कहीं पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सियल कहलाएगा ना, ये एक्सियल कहलाएगा। किसके लिए? P cos थीटा के लिए। लेकिन सोचो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ना, तो देखो ये जो P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था उसके परपेंडिकुलर खींचे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसको बोलते थे इक्वाटोरियल। याद आया? अब देखो यही पॉइंट के बारे आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप लोग इस वेक्टर को देखो, तो ये वाली वेक्टर को देख रहे हो, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर के साथ इस पॉइंट को चेक करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है? माइनस P sin थीटा। और इस माइनस P sin थीटा से इस पॉइंट को चेक करो कैसा है? एक्सियल है कि इक्वाटोरियल है? इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। लेकिन जो पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं इसके लिए ये तो 90 डिग्री में दिख रहा है। P ऐसे था, P ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसके सीधा 90 डिग्री में देखो, ये 90 डिग्री में खींचे थे, उसको बोले थे इक्वाटोरियल। लेकिन यही लाइन में सीधा गए तो बोले एक्सियल। तो आप अगर इस P cos थीटा को देखेंगे तो ये एक्सियल की तरह इस पॉइंट के लिए रहेगा, और अगर इस पॉइंट P को देखेंगे P sin थीटा के लिए इक्वाटोरियल नजर आएगा। सोच पा रहे हो? P sin थीटा चल करके ऐसे आ रहा है और इसके 90 डिग्री में हम लोग का पॉइंट P देखो, तो 90 डिग्री में ये वाली पॉइंट था, तो 90 डिग्री में आगे उसको बोले इक्वाटोरियल। और जो सीधा जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वही डायरेक्शन में कोई पॉइंट आता तो उसको बोले एक्सियल। तो आप इस पॉइंट P को देख के ठीक से समझना कि ये पॉइंट P एक ही पॉइंट है जो एक वेक्टर के लिए इक्वाटोरियल हो जाता है और एक वेक्टर के लिए एक्सियल हो जाता है। तो बताओ ये पॉइंट P कौन से डाइपोल मोमेंट के लिए ये एक्सियल है? किसके लिए ये एक्सियल पॉइंट है? P cos थीटा या P sin थीटा? P cos थीटा ना, P cos थीटा इधर, और हमें यही पॉइंट में निकालना है तो ये P cos थीटा एक्सियल आ जाएगा। लेकिन आप इस P sin थीटा के तुलना में देखेंगे तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा? हाँ, थोड़ा समझ में आया? बस इतना ही सा यहाँ पे समझना है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं समझना है। ठीक, तो हम इसको मिटा रहे हैं, चेक करना। हाँ, तो अगर हम इस पॉइंट P पर बोलते हैं, इस पॉइंट P पर बोलते कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम बोलते कि यहाँ पे एक्सियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इक्वाटोरियल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ले लेंगे दोनों के कारण, देखते हैं। इस पॉइंट P को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो अगर हम यही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, रेड वाले इंक से लेते हैं। हाँ, देखना आप लोग, अगर हम यहीं पे निकालें इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन किसके कारण? ये एक्सियल के कारण। तो इसको मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के कारण। दिक्कत हुआ? और देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला इक्वाटोरियल है, और इक्वाटोरियल का डायरेक्शन उधर चला जाएगा या तो फिर नीचे की ओर आ जाएगा, दोनों में से कोई डायरेक्शन जा सकता है। देखो इसको आप ठीक से देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक, और हम इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं ना। तो अगर हम अभी ये बोलते हैं कि ये वाला P ना होकर के ये P sin थीटा है, ये P sin थीटा है, तो P sin थीटा के तुलना में ये जो पॉइंट है वो इक्वाटोरियल पॉइंट है, ये इक्वाटोरियल पॉइंट है। तो अगर ये इक्वाटोरियल पॉइंट है तो इक्वाटोरियल पॉइंट में ये किधर लगता था?
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, आप लोग को याद होगा, ऐसे बनाए थे, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इधर आ गया था, याद है, ऊपर वाला कट गया था और नीचे वाला कट गया था, ये दोनों का दोनों कट गया था। तो देखो जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक से देखना, हाँ, जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके उल्टे दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। चेक करो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वाटोरियल वाला बात कर रहे हैं, इक्वाटोरियल में देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट साइड है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगता था लेफ्ट साइड, बिल्कुल इसका उल्टा। तो चेक करो, ये ओरिजिनली लग रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर ना, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो इसके उल्टे दिशा में आएगा। तो इसका उल्टा दिशा आपको किधर मिलेगा, जान रहे हो, इसका उल्टा दिशा आपको मिलेगा इधर। क्या ये उल्टा दिशा मिला, बोलो, ये इधर है P sin थीटा, और P sin थीटा के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो इसके उल्टे दिशा में मिलेगा, P sin थीटा के उल्टे दिशा में मिलेगा। P sin थीटा नीचे की ओर है तो ये लगेगा ऊपर की ओर, और ये वाला कहलाएगा इक्वाटोरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इक्वाटोरियल। ये भी वेक्टर आ गया, बस यही दो चीज समझना, बाकी और कोई भी चीज नहीं, ठीक। अब हम लोग ये दोनों के कारण नेट इफेक्ट यहाँ पे देख, नेट इफेक्ट के लिए ना आप लोग को पढ़ा के देखे थे वेक्टर एडिशन, याद है कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। इसको अब हम मिटा देते हैं, हाँ, इसका काम खत्म हो गया। चेक करो यहाँ पे, ये इधर देखना, ये दो वेक्टर का एडिशन आप लोग कैसे करते थे। मान लेते हैं कि ये है वेक्टर A और A के साथ कुछ एंगल में झुका हुआ है वेक्टर B। एक बार फिर से मान के चलो कि हम लोगों के पास है कोई वेक्टर A, ये है वेक्टर A, और A के साथ ना कोई वेक्टर B है, वो कुछ एंगल से, थीटा एंगल से झुका हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे कर देते हैं, इसके पैरेलल एक वेक्टर इधर बना दो, ऐसे याद आया, इस तरीके से, तो ये भी कहलाएगा वेक्टर B। इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ बना दो, ये कहलाएगा वेक्टर A। तो ये जो अब रेक्टेंगल बना, इसका डायगोनल खींच लो, डायगोनल याद है, ये वाली डायगोनल, ये आपको बता देगा रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू आप लोग पढ़े थे, अगर याद होगा तो बोलना, a² 2ab cos, याद आया, और याद आया ना। तो वही चीज देखो यहाँ पे, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों तो कुछ एंगल से झुका हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, फिर डायगोनली मिला देते हैं, ठीक। हेडिंग मिटाएं, आप लोग लिखे हो हेडिंग, जो नहीं लिखा होगा वो हेडिंग लिख लो, क्योंकि उसको हेडिंग को मिटाते हैं, तब थोड़ा सा फिगर उतर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, और पूरा लिखना चाहोगे तो ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद करो, पूरा कैलकुलेशन हम लोग का यही हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ही हो रहा है। हल्ला नहीं करना। हो गया रे बच्चा पार्टी, ऊपर मिटाते हैं, हाँ, हेडिंग को मिटाते हैं ताकि हम फिगर को थोड़ा सा और कंप्लीट कर सकें। मिटा रहे, हाँ, तो ये मिट गया। अब देखना, हाँ, अभी यहाँ पे हम क्या किए थे, हम लोगों के पास A था और B था, तो B के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिए और A के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिए। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखो ये एक्सियल दिख रहा है, एक्सियल के पैरेलल आप यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लो,
लेट्स से ये पैरेलल है, आप लोग जब आप लोग स्केल लगा करके खींचेंगे ना आपको दिखेगा साफ साफ। बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है। ये वाला हम लोग का इक्वाटोरियल था, हाँ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल के कारण, तो ये वाला जो बना ये इसी का कॉपी किए है ना, तो ये आप लोग का बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड कौन वाला, एक्सियल वाला बन गया। अब इसका कॉपी कर लेते हैं, तो इसका कॉपी आपको इधर दिखाई देगा, देख रहा है, ये आपको दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पॉइंट पर। अब जो डायगोनल होगा, पी पॉइंट से आप डायगोनल खींचो, डायगोनल आपको बता देगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो खींच देते हैं हम लोग यहाँ पर, चेक करो, अगर हम खींचते हैं डायगोनल, देखा, ये आपको बताएगा रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट बताएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट। तो चलो रिजल्टेंट को हम लोग केवल ई से लिख दें, एक्सियल के लिए तो साफ साफ लिखें, इक्वाटोरियल के लिए भी साफ साफ लिखें, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये हम लोगों को आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। चलो ये हम मान लेते हैं ये दोनों के बीच का जो एंगल है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक। तो कैलकुलेशन करेंगे अभी, देखो तो थीटा थीटा आएगा क्या, ये थीटा माने थे ना, रहने दो इसको, रहने दो, क्योंकि थीटा हम लोग यहाँ पे मान चुके हैं, ये वाली एंगल थीटा है ना, ठीक है। वैसे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री दिख रहा है, ये और ये दो वेक्टर है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, आंख बंद करके 90 डिग्री दिख रहा है। और हम लोग को फार्मूला भी पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो cos थीटा थीटा की जगह पे कितना आ जाता है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री आ जाता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक। तो देखो मोटा मोटी आपको रफ अंदाजा चल गया है कि कहाँ पे एक्सियल है, कहाँ पे इक्वाटोरियल है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा वो भी पता चल गया। आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, ठीक। अच्छा चेक करना, हम लोग ना इस कंपोनेंट को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे आप इसको यहीं पे देख लो, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो cos 90 आ जाएगा, और cos 90 का वैल्यू आप कितना जानते हो, 0 से गुणा हुआ कि सारे टर्म, तो जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो बस इतना ही सब लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाकी टर्म तो 0 हो गया, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। चलो तो सबसे पहले इस पॉइंट P पर इस P cos थीटा के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा पॉइंट पर, एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर किसके कारण, ये P को एट पॉइंट P ड्यू टू वेक्टर P। अब बताओ ये P cos थीटा के लिए ये पॉइंट तो एक्सियल का होता, और ये ऐसा हो जाता कि भाई उसके लिए ये एक्सियल है, और अगर एक्सियल है इसको हम ऐसे लिख लेते, एक्सियल का फॉर्मूला पुट करो, एक्सियल का आप पढ़े हो ना, दोबारा से एक्सियल का कैलकुलेशन करके नहीं बताना है। तो देखो जब डाइपोल मोमेंट P हुआ करता था तो ये वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p, लेकिन यहाँ पे P नहीं है, P के जगह पर है P cos, तो इसको हम यहाँ पे बदलें, अगर ये अब बन गया P बन गया है P cos थीटा, तो पक्का यहाँ पे भी आ जाएगा P cos, और यहाँ पे भी आ जाएगा दिक्कत हुआ। चलो ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर एक्सियल में हम लोग बात करें तो एक्सियल में हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा वहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p
cos थीटा बटा r। दिक्कत हुआ? अब हम लोग यही पॉइंट P पे निकालो, लेकिन ये अब P cos थीटा के कारण नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं P sin थीटा के कारण। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट P, लेकिन किसके कारण? ड्यू टू P sin थीटा। यही है। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला हम लोगों का बदल गया, फॉर्मूला बदल गया है। हाँ, अब बोल रहा है P नहीं है, P sin थीटा, तो इक्वाटोरियल वाला ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना। तो इस P के जगह के इस P के जगह पे केवल P नहीं होगा, इसके जगह पे आ जाएगा P sin थीटा। दिक्कत हुआ नहीं ना? तो आप सेम टू सेम इसको उठाओ और उठा के यहाँ पे चिपका दो, तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पर? इक्वाटोरियल पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, P आएगा sin थीटा आएगा r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सारी के सारी वैल्यू को ना हम लोग चलो वेक्टर के टर्म में मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लेते हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने की जरूरत, ये वेक्टर क्वांटिटी दिखाने की जरूरत नहीं। तो दोनों के कारण आपको पता चल गया, इस P cos थीटा के कारण भी पता चल गया, P sin थीटा के कारण भी पता चल गया। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा इस पॉइंट P पे? निकालें, तो निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट P। ठीक है, बस इतनी ही लिख दो, एट पॉइंट P। तो जो नेट वैल्यू आप लोगों को मिलने वाला है, अभी आपको बताया था वेक्टर लो एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा, और वेक्टर लो ऐसा बोलता था कि R बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आता। तो हम लोग नेट वाला को मान लेते हैं E। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया E, और इसको बोलते हैं अंडर रूट। अब बोलो A के जगह पे हम लोग का यहाँ पे A नहीं है, ये एक्सियल है, एक्सियल है ना, तो एक्सियल का स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख लेंगे, हम लोग का एक्सियल आ रहा है भाई, तो ये आ जाएगा E एक्सियल, इसका स्क्वायर प्लस E इक्वाटोरियल, इसका स्क्वायर। इसके बाद आगे लिखे कि नहीं लिखे? नहीं लिखे, क्योंकि केवल हम लोग का ओपी ही भरेगा। आएगा क्या आता? 2 E एक्सियल E इक्वाटोरियल cos 90, cos 90 आ जाता, और cos 90 का वैल्यू आप जानते हो, तो इधर आगे नहीं लिखते हैं, छोड़ दे। चलो, अब इस वैल्यू को आप लोगों को आगे की ओर खींचना है। चाहे तो अब हम लोग उधर मिटा सकते हैं, राइट साइड मिटा सकते हैं, इधर का काम हो चुका है। हाँ, इसको मिटा देते हैं, हटा दें। यस सर, इसका यूज कर चुके हैं। चलो, अब देखना, इधर देखना। हाँ, इधर देखना, ठीक से देखना। अब अगर हम लोग E का वैल्यू निकालते हैं, ये है एक्सियल, ठीक है, तो E का जो वैल्यू अब आप लोगों को मिलेगा वो अंडर रूट वैल्यू पुट करना। हाँ सर, एक्सियल के लिए क्या वैल्यू आया हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो P R, ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा। दिक्कत हुआ? कोई सो तो नहीं रहा है ना? सो रहा होगा तो बोल देना। ये इक्वाटोरियल ना, इक्वाटोरियल का कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा R क्यूब होल। ठीक है,
एक बात बताओ, ये दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है? हाँ सर। क्या क्या? 1 बाय 4 देखो ये स्क्वायर सबके लिए स्क्वायर है, ये भी ये स्क्वायर सबके लिए है, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर आता, कॉमन ले लेते हैं। अब देखो कॉमन लेते थे, रूट के अंदर है और इसमें दो दो रहता, तो हम लोग आसानी से उसको बाहर कर सकते हैं। अच्छा देखो मैं कर दे रहा हूँ, अगर किसी को तकलीफ होगा तो बोल देना। देखो आपको ये वाला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका भी स्क्वायर है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका भी स्क्वायर है, दोनों से कॉमन आ जाता, कॉमन आकर के ये हो जाता बाहर, बाहर कर रहे तो आपको वैल्यू मिल जाता 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर हो गया। और सोचो देखो यहाँ पे p दिख रहा है, p का स्क्वायर, यहाँ पे भी p दिख रहा है, p का स्क्वायर, दोनों में p स्क्वायर रहता, बाहर आ जाता। चलो तो p स्क्वायर अगर बाहर आता तो आपको p मिल जाता, और यहाँ पे बोलो r क्यूब, नीचे है ना r क्यूब, तो r क्यूब का फिर स्क्वायर, r क्यूब का भी ऐसे आता। चलो हम आपका काम थोड़ा आसान करते हैं, एक लाइन हम और आगे बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। हम कॉमन ले लिए, देख लो सबसे कॉमन ले लिए, तब आपके लिए यहाँ पे क्या बचा, बोलो यहाँ से क्या बचा, ये 2 बचा है और कोस थीटा बचा है, 2 कोस, इसको हम ये ब्रैकेट ले लेते हैं, हाँ 2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बताओ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ चुका है, t भी कॉमन, r क्यूब भी कॉमन, तो क्या बचा साइन थीटा है ना, तो ये साइन स्क्वायर हो जाता, ऊपर में स्क्वायर है ना, स्क्वायर आ जाता। अब देखो इसको ठीक से देखो, ये पूरे टर्म आप लोग ये चीज तो जानते हो ना, हाँ सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब इसका मतलब कि ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वही तो है। देखो ये पूरे का स्क्वायर और पूरे में रूट लगा हुआ, ये स्क्वायर और रूट तो कट सकते हैं, तो यहाँ से आपको ये टर्म पूरा का पूरा बाहर निकाल दे। 10th क्लास में आप लोग ये चीज सीखते हो, ठीक है। तो 10th आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि भाई आगे चल करके इसका यूज होगा, उस टाइम मत पूछना कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v बटा r क्यूब अंडर रूट, इसको तोड़ना, हाँ 2 का स्क्वायर 4, कोस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दिक्कत हुआ, चलो ठीक। अब थोड़ा चेक करना, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो बताओ कि किसको किसको दिक्कत है, किस तरीके से, इसको ऐसे कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, बोलो ये 4 को था, तो 3 और 1 4 हुआ, ऐसा क्यों किए सर अभी फॉर्मूला लगे 1 हो जाएगा, ये वाला। अब ये वाला आपको याद दिलाता होगा, 10th क्लास का याद दिला रहा है, इसका वैल्यू बताओ 1 ना, पुट कर दें। यस सर, चलो तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाता 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v बटा r क्यूब अंडर रूट, इसका जगह पे 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर, तो ये जो है ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल करके आ गया, कौन से पॉइंट पर, एट एनी, ठीक है। अब सुनो चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला सही निकला है या गलत, चेक करना जरूरी है। तो आप लोग एक बात बताना यहाँ पे, अगर आप लोग को याद होगा एक्सियल पॉइंट में, एक्सियल पॉइंट याद है, ठीक, एक्सियल पॉइंट में P और R के बीच का एंगल कितना होगा, सोचो। एक्सियल ऐसे चलता था, ये वाला वेक्टर P का डायरेक्शन रहा और यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता था, याद है, R भी इधर होता था ना, तो P और R के बीच का एंगल बोलो 0 डिग्री, 0 डिग्री ना। तो अगर थीटा का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हम लोग एक्सियल में पहुंच जाएंगे,
और याद करो इक्वाटोरियल में कई इधर होता था, ये वाले याद है? तो P ऐसे रहा और R ऐसे हो जाता था, R ऐसे होता था। तो आप देखो P और R के बीच का यहाँ पे एंगल बोलो, यानी अगर यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो हम लोग एक्सियल में पहुंच जाएंगे, और अगर 90 पुट किए तो इक्वाटोरियल में पहुंच जाएंगे। चेक करते हैं, चेक करते हैं। हाँ, तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब पक्का हम लोग एक्सियल में पहुंच गए हैं। एक्सियल में पहुंचे ना, इस वैल्यू को चेक करना। E बराबर 1/4πε0 P बटा R क्यूब अंडर रूट, बोलो 1 + 3 cos, चलो cos 0 डिग्री आता, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 को 1 आता ना, 1 का स्क्वायर कर लो, नहीं आ जाएगा, तो 3 × 1 कर दें। नहीं समझ में आया? दोबारा से थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 0 पुट किया, cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, लेकिन इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1। अब देखो 3 गुना 1 कर दी तो आपको एग्जैक्टली 3 मिला, दोनों को जोड़ सकते हैं, 3 और 1 4 कर दी, आ गया 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 है ना? हाँ सर। अंडर रूट में बाहर निकलेगा? हाँ सर। तो यहाँ से निकलता बाहर तो 2, यहाँ पे लग जाता 2। बोलो क्या आप एक्सियल के लिए यही वाली पढ़े हो? मतलब फार्मूला बिल्कुल ठीक है ना? इक्वाटोरियल के लिए निकाल लो, इक्वाटोरियल के लिए क्या एंगल कितना आएगा बोलो? पक्का ना? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता। अगर 90 डिग्री होता तो इस फार्मूला में चेक करना आप लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E बराबर 1/4πε0 P बटा R क्यूब। देखो cos 90 का वैल्यू 0, 0 गुना 3 0, 1 + 0 1 आ जाएगा, यानी ये जो रूट देख रहे हो इसका वैल्यू कैलकुलेशन होके 1, और 1 ही सबके साथ गुना हो जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, खत्म, ये वैल्यू आता। बोलो इक्वाटोरियल में क्या आप यही वाली पढ़े? P बटा R, तो ये होता था इक्वाटोरियल। क्या दोनों ठीक ठाक आए? एक्सियल और इक्वाटोरियल ये दोनों एक ही मिल गया, कोई तकलीफ कष्ट? तो ये फिगर बनाना है एग्जाम में, अब पूछेगा नहीं पूछेगा, तीनों से ज्यादा हार्ड यही वाला समझने में लगता है, तीनों के तुलना में यही वाला थोड़ा हार्ड लगता है समझने में, लेकिन ये है थोड़ा छोटा। तो पहले फिगर बनाओ, अब फिगर अगर कोई सो रहा होगा तब तो भी बढ़िया से फिगर बनाओ ठीक से, कैसे कैसे खींचे थे, स्केल से आप लोग खींचना, स्केल से खींचना, सीधा सीधा आएगा। ठीक, फिगर बनाने के बाद रुक जाना है, थोड़ा सा हम लोगों को कहानी लिखना है, फिर कहानी लिखने के बाद पहले बनाओ, पहले बनाओ।
आवाज येते का? मला नाही करेंगे का? हो गया रे बच्चा पढ़ना? ठीक है, नहीं समझ पा रहा ठीक से बताएंगे 2 घंटा और लगेगा। हाँ वीडियो देख लेंगे। तो देखो, मान लिए थे कि हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, कोई एक पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर, है ना, थीटा एंगल पर कोई पॉइंट P था और इसी पॉइंट P पे हमें निकालना था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले लिख लो ये वाले लिख लो। हाँ लिखो, लेट मान लेते हैं लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एन कर लो। अरे इस फिगर के बाद लिखेंगे ना, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल whose dipole moment is vector P, whose dipole moment is vector P, फुल स्टॉप। यहाँ तक बात समझ में आया? मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो है वेक्टर P। अब हम लोग लिखेंगे इस पॉइंट P के बारे में। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट P है जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। लिखो, लेट a point P, ये वाली let a point P is situated situated
at a distance, at a distance, at a distance, small r, हाँ ऐसे ही लिखना at a distance small, at a distance a small r with angle, with WITH, with angle theta, with angle theta from electric dipole moment P, with इलेक्ट्रिक क्या लिखे फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, ठीक है। अब हम लोग को बारी बारी से ये वेक्टर P टूटता है ना, वेक्टर P टूट जाता है दो भागों में, एक P sin थीटा और एक वेक्टर P cos थीटा। आरा चेंज करके लिखो इसके बाद एक लिखो वेक्टर P, अरे भगवान वेक्टर P का मतलब सब ऐसे ही चलते ये है ना। तो ये जो P वेक्टर है वो टूटेगा दो भागों में, एक P cos थीटा और P sin थीटा, और P cos थीटा एक्सियल की तरह वर्क करेगा, P sin थीटा ऑर्थोगोनल की तरह वर्क करेगा। लिखो वेक्टर P स्प्लिट इनटू, स्प्लिट टूटेगा SPLIT, वेक्टर P स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स, इनटू टू कंपोनेंट्स P sin theta and P cos थीटा। अब इसमें से देखो P के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है ना, तो ये वेक्टर भी आप लगा देना। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे जितनी सारी चीजें छापी हुई है उसको छापना है। इधर चाहेंगे एक लाइन छोड़ करके नीचे बाईं साइड से लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर P cos थीटा के कारण कुछ आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर P sin थीटा के कारण कुछ आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों जुड़ा, यहाँ पे एक तीसरा टर्म जीरो हो चुका है और शायद समझ में आया कि कैसे जीरो किए हैं, है ना। अब कैलकुलेशंस को हम लोग आगे बढ़ाए हैं, कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते गए यहाँ तक आ गए। एक बार पूरा छाप लीजिए, फिगर बना देते हैं, मतलब दोबारा से फिगर समझा देंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, 2-3 घंटे का हो गया होगा, ठीक है। तो बंद कर दो वीडियो को, उसके बाद आराम से समझाएंगे। पहले छाप लो एक बार, बंद करो।